सुर्खियों में है जो कंपनी वो है REC। 1969 में ये कंपनी बनी थी ऊर्जा मंत्रालय के तहत और महारत्न NBFC कंपनी है। राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों और प्राइवेट कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स बनाने के लिए कर्ज देने का करती है कारोबार। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक कुमार देवांगन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप मणिपुर कैडर के 1993 बैच के IAS ऑफिसर हैं। NIT भोपाल से सर ने BE की डिग्री हासिल की है इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्या बात है। IIT दिल्ली से आपने ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। और REC से जुड़ने से पहले सर एनर्जी मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो यानी कि काफ़ी कुछ लंबा गहरा अनुभव इस पूरी स्पेस का सर रखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सवाल और आपको जो आमंत्रित किया है, आपको पता ही है टॉक ऑफ द टाउन कल जो थी कि RBI की तरफ से नई गाइडलाइंस आने की बात कही जा रही है। अभी ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई है कि उसमें RBI ये चाहता है कि भाई जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए 5% की प्रोविजनिंग की जाए। बताएं सर, इस नियमों को कैसे देखते हैं? क्या आपकी कंपनी पर लागू होंगे तो किस तरह से? आपने एकदम सही कहा कि ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस है जो RBI ने जारी किया है और सभी स्टेक होल्डर्स उन्हें 15 जून तक कमेंट्स मांगे हैं। जी जी स्टेक होल्डर से कमेंट आने के बाद उसको फाइनलाइज करेंगे। जी और REC इज कंसर्न क्योंकि REC NBFC और हम लोग इंडेक्स नॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो जो इसका एडिशनल प्रोविजनिंग करना होगा, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए अप टू 5% की एडिशनल प्रोविजनिंग करनी है, उसमें जो एडिशनल प्रोविजनिंग होगी उस और जो कि इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स के तहत वो NBFC में जो इंडेक्स नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू रूट नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा प्रॉफिट में कोई अंतर नहीं आएगा। इसका जो अप्रोप्रिएशन होगा वो बाय वे ऑफ इम्पेयरमेंट रिजर्व होगा। तो इम्पेयरमेंट रिजर्व से क्या होगा कि हमारा Tier 1 कैपिटल में थोड़ी सी इफेक्ट होगा, परंतु चूंकि हमारी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफी पर्याप्त है, हमारी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आज ऑन 31 मार्च 2024 लगभग 25.82% है, जो कि RBI नॉर्म के हिसाब से 15% होनी चाहिए। तो हमारे पास काफी कुशन अवेलेबल है, इसलिए हमारे REC को कुछ ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी ड्राफ्ट गाइडलाइंस। तो अच्छा सर, तो दो चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ तो आपने एकदम साफ कहा कि मुनाफे के लेवल पे तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं, करेक्ट। जो अब मुनाफा अभी भी आ रहा है वो आता रहेगा, राइट जी। प्रोविजनिंग चूंकि आपको थोड़ी एडिशनल करनी पड़ सकती है, लेकिन उसमें भी आपके पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% के मुकाबले में 26% के आसपास है, तो वहाँ पर भी आपको पर्याप्त कुशन है, राइट। जी। तो वहाँ भी ऐसी कोई आपको ऐसा नहीं कि भाई मुझे कैपिटल की एक्स्ट्रा जरूरत है, कोई आपको फंड रेज करने की इस पर्पज से जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। जी। तो आप जितने लोन पहले दे रहे हैं उतने आगे भी दे सकते हैं अपनी इस बैलेंस शीट पे, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हमारे जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, जो हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट पिछले वर्ष 17% बढ़ा है, हम लोग ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी 15 से 20% के बीच अगले 5 वर्षों में मेंटेन कर पाएंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ सर, आपने कहा थोड़ा सा मामूली सा कोई फर्क पड़ सकता है, तो वो मामूली सा फर्क कहाँ और किस तरह से पड़ सकता है वो जरा समझाएं। जैसे Tier 1 कैपिटल में थोड़ी सी कमी आ सकती है, तो Tier 1 कैपिटल हमारे पास काफी कुशन अवेलेबल है। किसी एक सिंगल प्रोजेक्ट पे हम लोग 30% ऑफ Tier 1 कैपिटल का की सैंक्शन कर सकते हैं। तो अभी हमारा ये 30% ऑफ Tier 1 कैपिटल लगभग 20,000 करोड़ है। तो ये हो सकता है कि 20,000 करोड़ से घट के 19,000 करोड़ तक आ जाए। तो उससे हम लोग अभी भी ऐसे, हमारे कोई सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है जो कि 18-19 हजार करोड़ के लगभग है। हमारे मैक्सिमम प्रोजेक्ट साइज लगभग 15,000 करोड़ तक रहता है, इसलिए हमारे पास सफिशिएंट क्वेश्चन है। हमारे लिए कोई लिमिटेशन नहीं होगी एज फार एज प्रोजेक्ट फाइनेंस सैंक्शन करने की बात है। तो फिर तो सर उसमें भी दिक्कत नहीं है, 20,000 करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट में ही समस्या है। आप तो 15,000 करोड़ के ऊपर के हार्डली कोई दे रहे हैं, और अगर 20,000 करोड़ का हुआ भी तो 1,000 करोड़ से ज़्यादा का इम्पैक्ट उस पर नहीं है, राइट सर। जी। जी। तो वो तो बहुत ही छोटा है इस हिसाब से, राइट। तो आई थिंक फिर इसका मतलब क्या ये समझें कि कल बाजार को समझ ही नहीं आया एक्चुअली कि REC पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ओवर रिएक्शन हो गया। हाँ, हमें जो यही लगता है, क्योंकि इनिशियल रिएक्शन लोगों ने ठीक से पढ़ा नहीं था। अब काफी डिटेल ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, जैसे जैसे लोग उसको स्टडी करेंगे तो उन्हें पिक्चर क्लियर होगी। बिल्कुल ठीक बात। अब आइए सर, दो तीन चीज़ें जो मैं समझना चाहता हूँ। पहली चीज़, आपने ऑलरेडी कहा है कि REC जीरो NPA की तरफ बढ़ रही है, जीरो NPA की तरफ, राइट।
इस गाइडलाइन से तो इनफैक्ट ऐसे देखा जाए तो आपकी एसेट क्वालिटी और मजबूत होगी, जी राइट? तो क्या जीरो एनपीए की तरफ बढ़ने का आरईसी का टारगेट इंटैक्ट है और कब तक? जी, हमारा जीरो एनपीए बनने का टारगेट इसी वित्तीय वर्ष में है, क्योंकि हमारे जो अधिकतर असेट्स हैं वो रिजोल्यूशन की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। जो 7 असेट थे जो हमारे, जिसके लिए हमने 100% प्रोविजनिंग की है, वो लिक्विडेशन की ओर जा रहे हैं, तो वो तो रिजॉल्व हो ही रहे हैं। उसके अलावा जो ऑपरेटिंग असेट में है, उसमें हमने लगभग 68% का प्रोविजनिंग करके रखा है। तो जो ऑपरेटिंग एसेट में हम देख रहे हैं कि जो एनसीएलटी के माध्यम से रिजोल्यूशन हो रहे हैं, उसमें काफी हमें राइट बैक मिल रहे हैं। तो हमारा हेयर कट जो 20 से 30% ज्यादा नहीं हो रहा है। तो इन जो ऑपरेटिंग एसेट हैं, जैसे कि केएस के महानदी हो गया, सीनियर प्रोजेक्ट प्लांट है, जो नासिक में है, हिरन में ही है, इन सब में हमें राइट बैक मिलेगा। जो राइट बैक की का जो कुल राशि हमने अनुमान लगाया, लगभग 1500 से 2000 करोड़ का हमें राइट बैक मिलने की संभावना है इस वित्तीय वर्ष में। और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हमारे प्रयत्न है कि हम जीरो एनपीए हो जाए। 1500 से 2000 करोड़ का राइट बैक भी मिलेगा, वो सीधे सीधे आपके मुनाफे में जुड़ेगा? जी ओहो, अच्छा। अच्छा सर, अब मैं चूंकि मैं आपकी कंपनी को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता हूँ, देखता भी हूँ, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ। फिर मैं आपकी कंपनी की अगर वित्त वर्ष 2025 के लिए स्टैंडर्ड 20% के आसपास की ग्रोथ समझूं और यही आपके लिए रिटर्न ऑन इक्विटी रहे, क्या इस बात के चांसेस हैं आप ये अचीव कर सकते हैं आसानी से, इवन ये नए नॉर्म्स आने के बावजूद भी? जी जी, हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी तो 20 से ज्यादा होगा, लगभग 22% तक होगा। परंतु असेट अंडर मैनेजमेंट जो हमने पिछले साल 17% जो अचीव किया था, 17% तो हम लोग होल्ड ऑन करेंगे। और बेहतर यदि हमें और प्रोजेक्ट मिलते हैं जिसमें ज्यादा डिस्बर्स, जैसे ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा। यदि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फास्ट होता है तो हमारा लोन वक्त और ज्यादा 17% से ज्यादा बढ़ के हो सकता है 20% के दर से बढ़े। परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज़, आप आरबीआई ने चूंकि मांगे सुझाव 15 जून तक आप भी भेज सकते हैं, तो आप क्या जी भेजेंगे? आपको आपके हिसाब से न्यूट्रल है, करे तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं करे तो भी फर्क नहीं पड़ता, आपकी कंपनी का क्या सुझाव होगा आरबीआई को? देखिए, इसमें थोड़ा इंटरप्रिटेशन की बात है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, उसके बारे में थोड़ा सा विरोधाभास है, लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जो जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसमें डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन डिलेड है, क्या उन्हीं के लिए ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगी, या यूनिफॉर्मली सभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए लागू होंगी? इस पे हम लोग क्लैरिफिकेशन मांगना चाहेंगे आरबीआई से। बट तो ये जो आरबीआई ने ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी किया है, काफी ये इस सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सपोर्ट ही करेगा। जो एडिशनल प्रोविजनिंग करना होगा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की, और क्योंकि कई प्रोजेक्ट जो है डिलेड रहते हैं, उस सब में अच्छी से क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत थी। और इस गाइडलाइन के माध्यम से इसमें हमें सहायता मिलेगी। तो देवांगन साहब, इनडायरेक्टली ये समझना ठीक है कि आरबीआई का इरादा कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रोविजनिंग टाइट करने का नहीं है, राइट? जी जी आरबीआई ये चाहता है कि जिन प्रोजेक्ट्स में डिले हो रही है वहाँ जी प्रोविजनिंग ज़्यादा हो, और क्या आप उम्मीद जी करते हैं फिर कि ये क्लैरिटी फाइनल गाइडलाइंस में आ जाएगी? जी, हम यही संभावना व्यक्त करते हैं। और हम लोग अपने जो पीयर ग्रुप है, सबसे सलाह मशवरा कर रहे हैं। आफ्टर कंसल्टेशन विद ऑल द कंसर्न स्टेक होल्डर्स, हम लोग अपना डिटेल कमेंट्स आरबीआई को देंगे, ताकि उस पे एक इन्फॉर्म डिसीजन हो सके। तो बिल्कुल सर, आपसे विदा लूँ उससे पहले मैं एक जो समअप करना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए और आपकी कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए, ज़रा एक बार आप देख लीजिएगा कि कहीं कुछ गलत हो। पहली चीज़ तो ये कि ये सारी जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं, अभी तो ड्राफ्ट है, इनको लागू होने में लंबा वक्त लगेगा। फाइनल गाइडलाइंस आएंगी, उसके बाद लागू होंगी। दूसरा, अगर हुई तो भी आरईसी के लिए प्रॉफिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आरईसी के लिए बैलेंस शीट पर किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ऑलरेडी इंडेस के अंतर्गत इसकी प्रोविजनिंग कर ही रहे हैं। आपको एडिशनल प्रोविजनिंग की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पर्याप्त कैपिटल है, और 20,000 करोड़ से कम के प्रोजेक्ट से ऊपर के प्रोजेक्ट्स आपके पास कोई है नहीं, तो आपके लिए कोई खास असर किसी तरह का पड़ने वाला नहीं है। ये बात सही है, राइट सर? जी जी, आपने बहुत सही कहा। और ये एक चीज और भी गौर करने की है कि जो 5% एडिशनल प्रोविजनिंग है वो ग्रेजुएटेड है। 31 मार्च 2025 को 2% एडिशनल प्रोविजनिंग करनी है, अगले साल 31 मार्च 2026 को 3.5 करना है, और 31 मार्च 2027 में जाके 5% प्रोविजनिंग होगी। तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स ये जो 5% का एडिशनल प्रोविजनिंग करने का प्रस्ताव दिया है आरबीआई अगर ने। और अगर सर फर्ज करें कि आरबीआई जी जब फाइनल गाइडलाइंस दें और उस फाइनल गाइडलाइंस में ये कह दें कि ये जी सिर्फ डिलेड प्रोजेक्ट्स के लिए है, सारे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं, तब तो जी बात ही खत्म।
जी, जी। हम हमारा भी यही सुझाव रहेगा कि जो प्रोजेक्ट सही ढंग से एग्ज़ीक्यूट है, कुछ प्रोजेक्ट तो बिफोर टाइम भी एग्ज़ीक्यूट हो रहे हैं, जैसे एग्जैक्टली। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, जो कि आरईसी का बहुत ज़्यादा फ़ोकस अब रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग में है, जिसमें आपने देखा होगा कि 533% की ग्रोथ है। इस साल हमने 1,36,000 करोड़ सैंक्शन किया था। तो जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में मैंने देखा है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन काफ़ी फ़ास्ट हो रहा है और समय से हो रहा है। और कुछ-कुछ जो प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट है, वो तो एकदम सही समय पे आ रहे हैं। तो जो प्रोजेक्ट डिलेड हैं, उसके लिए आरबीआई गाइडलाइंस काफ़ी उपयोगी रहेगा। बिल्कुल सर। देवांगन साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आमतौर पर मैं आपको अच्छा, मेरी तरफ से एक बार आप कॉम्प्लीमेंट्स और बधाई स्वीकार करें। वो इसलिए कि मैंने देखा है सर, आमतौर पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जितने भी टॉप मैनेजमेंट में होते हैं, चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन वो कुछ भी इस तरह के मुद्दों पर बोलने से, बात करने से, अपने इन्वेस्टर्स को कन्वे करने से कतराते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से, एकदम क्लैरिटी के साथ अपनी कंपनी की पोजीशनिंग बताई और अपनी बात हमारे दर्शकों को और आपके इन्वेस्टर्स के सामने रखी है। इसके लिए मैं सर आपको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।